एक नाम, ये एक नाम ध्रुव राठी की पूरी वीडियो को झूठा साबित कर देता है। वो नाम है अरुण रामचंद्रन पिल्लई। इसी एक्साइज पॉलिसी केस में इसी जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने इसी पिल्लई को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार जमानत दी है। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात खुद सीबीआई ने अदालत में हल्फनामा देकर कही है। यानी जो सीबीआई के खिलाफ केजरीवाल खड़े हैं, वही सीबीआई जस्टिस शर्मा के पक्ष में ये फैक्ट कोर्ट के सामने रख रही है। ऐसे में सवाल ये है कि ध्रुव राठी ने ये नाम आपसे क्यों छुपाया, और इससे भी बड़ा सवाल, और कौन कौन सी बातें उन्होंने आपसे छुपाई हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 4 ऐसी बातें दिखाऊंगी जो उनकी वीडियो में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं थी। 4 नाम, 4 ओमिशंस, और जब आप ये चारों बातें जान लेंगे तो पूरी कहानी पलट जाएगी। पहला आरोप कि जस्टिस शर्मा ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के इवेंट्स में हिस्सा लिया और इसलिए वो बायस्ड। पहला, उन्होंने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कम से कम 4 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। तो सुनिए, भारत में हर बड़ा जज, हर सीनियर लॉयर, हर लॉ प्रोफेसर बार एसोसिएशन इवेंट्स में जाते हैं। ये एकेडमिक सेमिनार्स होते हैं, नए कानूनों पर, क्रिमिनल जस्टिस पर, कोर्ट प्रोसीजर पर। इनमें जाना प्रोफेशनल ड्यूटी का हिस्सा है। और एक बहुत जरूरी बात, खुद भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत भी इसी अधिवक्ता परिषद के इवेंट में जा चुके हैं। तो क्या ध्रुव राठी अब ये कहेंगे कि सीजेआई को भी हर मामले में रिक्यूज हो जाना चाहिए? क्या वो ये डिमांड करेंगे कि सीजेआई सूर्यकांत भी बायस्ड हैं? नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय कानून में रिक्यूजल का टेस्ट ये नहीं है कि जज ने कौन सा सेमिनार अटेंड किया। टेस्ट ये है कि क्या जज का उस स्पेसिफिक केस में कोई व्यक्तिगत हित है क्या? नहीं है। तो ये आरोप कानूनी रूप से शून्य है। दूसरा आरोप कि जस्टिस शर्मा ने ऑपोजिशन लीडर्स की बेल देने से मना किया, लेकिन बीजेपी के पूर्व मंत्री दिलीप राय की कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया ताकि वो इलेक्शंस लड़ सके। राठी कहते हैं ये पैटर्न है, ये प्रो बीजेपी बायस का सबूत है। ठीक है, बात करते हैं दिलीप राय की। हाँ, ये ऑर्डर हुआ था अप्रैल 2024 में। जस्टिस शर्मा ने सेक्शन 8(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत स्टे दिया था ताकि वो इलेक्शंस लड़ सके। लेकिन अब आती है दूसरी ओमिशन, वो बात जो राठी आपको नहीं बताएंगे। ठीक यही लीगल रेमेडी, ठीक इसी सेक्शन 8(3) के तहत राहुल गांधी को भी मिली है। अगस्त 2023 में मोदी सरनेम डेफेमेशन केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी और वो लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिए गए थे। और भारत के सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच, जस्टिस गवई, नरसिम्हा और मिश्रा ने उन्हीं कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया ताकि वो एमपी बने रह सके, ताकि वो इलेक्शंस लड़ सके। तो सवाल सीधा है, अगर जस्टिस शर्मा का दिलीप राय ऑर्डर प्रो बीजेपी बायस्ड है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का राहुल गांधी ऑर्डर प्रो कांग्रेस बायस है? क्या राठी ये कहने को तैयार है? नहीं कहेंगे, क्योंकि सच ये है कि सेक्शन 8(3) के तहत स्टे ऑफ कन्विक्शन एक एस्टैब्लिश्ड लीगल रेमेडी है जो भारत में हर पार्टी के नेताओं को हर लेवल की कोर्ट्स ने दिया है। ये बायस नहीं है, ये कानून है। और दूसरी बात, बेल डिनाइल्स के बारे में। हाँ, संजय सिंह की बेल जस्टिस शर्मा ने रद्द की थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपील में उसे पलट दिया। तो हुआ क्या? वही जो होना चाहिए था। अगर एक जज का ऑर्डर गलत है तो उसका रेमेडी है अपील, ऊपरी अदालत जाओ। ये भारत के जुडिशियल सिस्टम का डिजाइन है। लेकिन याद रखिए, इसी जस्टिस शर्मा ने उसी एक्साइज पॉलिसी केस में पिल्लई को 3 बार जमानत दी। तो हमेशा एक्यूज्ड के खिलाफ वाला राठी का पैटर्न झूठ है। वो आपको चेरी पिक्ड एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। और अब आती हूं मैं उस आरोप पर जो राठी की पूरी वीडियो का सबसे सीरियस हिस्सा है, जिसे सुनकर शायद आप भी एक पल को सोच में पड़ गए होंगे। लेकिन ठहरिए, क्योंकि इसी आरोप में एक ऐसा नाम छुपा है जो खुद आम आदमी पार्टी के अंदर से आता है। और जब आप वो नाम सुनेंगे तो पूरी कहानी पलट जाएगी। तीसरा आरोप कि जस्टिस शर्मा के बेटे ईशान और बेटी संभावी सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल काउंसिल हैं।
उन्हें हजारों केसेस मिले हैं और इसलिए जस्टिस शर्मा बायस्ड है। देखिए, मैं नंबरों को नहीं झुठला रही, आरटीआई डेटा रियल है। ईशान शर्मा को सच में बहुत केसेस मिले हैं, ये फैक्ट है। लेकिन यहाँ कानूनी सवाल ये है, क्या एक जज के अडल्ट बच्चों का इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल वर्क उस जज के रिक्यूजल का आधार बन सकता है? जवाब है नहीं। भारतीय रिक्यूजल ज्यूरिस्प्रूडेंस में टेस्ट ये है कि क्या जज का खुद का उस केस में पर्सनल या पेक्यूनरी इंटरेस्ट है। क्या ईशान या संभावी एक्साइज पॉलिसी केस में पेश हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो कानूनी आधार शून्य है। लेकिन कानून छोड़ दीजिए, अब आती है तीसरी ओमिशन, एक और नाम जो राठी ने आपसे छुपाया है। राहुल मेहरा। कौन है राहुल मेहरा? आपके को-फाउंडर, आपकी फाउंडिंग टीम में से एक, और इसी आपकी दिल्ली गवर्नमेंट ने उन्हें अपना स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त किया। फिर उसी आप गवर्नमेंट ने उन्हें दिल्ली पुलिस का स्टैंडिंग काउंसिल भी बना दिया, जबकि वो उसी समय आपके स्पोक्सपर्सन भी थे। और सुनिए, खुद दिल्ली पुलिस ने उस वक्त ऑब्जेक्शन रेज किया था कि एक पॉलिटिकली एक्टिव व्यक्ति को पुलिस का काउंसिल कैसे बनाया जा सकता है। ये बात बार एंड बेंच, द प्रिंट और द क्विंट सब ने रिपोर्ट की है। तो ध्रुव राठी, मेरा सवाल आपसे ये है, अगर एक जज के अडल्ट बच्चों का गवर्नमेंट पैनल पर होना बायस का सबूत है, तो आपके को-फाउंडर का आप गवर्नमेंट की तरफ से आपके लीडर्स के केसेस लड़ना वो क्या है? वो डबल बायस नहीं है? वो तो हर आर्ग्यूमेंट को, हर केस को अयोग्य बना देना चाहिए था। क्या राठी ने कभी राहुल मेहरा की रिक्यूजल मांगी? कभी नहीं। क्या उन्होंने कभी कहा कि आपके को-फाउंडर को आप गवर्नमेंट का काउंसिल नहीं होना चाहिए? क्योंकि स्टैंडर्ड वहां अलग है और यहाँ अलग। और सच पूछिए तो ये कोई एक केस नहीं है। भारत में हर प्रोफेशनल फैमिली में ये पैटर्न है। क्रिकेटरों के बच्चे क्रिकेटर बन जाते हैं, सुनील गावस्कर का बेटा सचिन तेंदुलकर का बेटा, एक्टर्स के बच्चे एक्टर बनते हैं। पूरा बॉलीवुड देख लीजिए, राजनेताओं के बच्चे राजनेता बनते हैं। हर पार्टी में राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सुले, उमर अब्दुल्ला तक। और वकीलों के बच्चे वकील बनते हैं। कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल सीनियर एडवोकेट हैं। अभिषेक मनु सिंघवी के बेटे अनुभव सिंघवी प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं कोर्ट्स में। ये भारतीय प्रोफेशनल जीवन की एक रियलिटी है। लेकिन राठी ये रियलिटी सिर्फ एक जज के बच्चों के मामले में याद करते हैं। क्यों? और अब मैं आपको बताती हूँ चौथी और सबसे बड़ी ओमिशन, वो बात जो राठी ने अपनी वीडियो में कहीं नहीं बताई। और जब आप ये जानेंगे तो बाकी सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएगा। ध्रुव राठी की पूरी पॉलिटिकल कमेंट्री करियर की शुरुआत ही आपसे जुड़े एक मुद्दे से हुई थी। 2015 में जब आपकी दिल्ली गवर्नमेंट और मोदी सरकार के बीच एंटी करप्शन हेडलाइन को लेकर टकराव हुआ था, वही वो मोमेंट था जिसने राठी को पॉलिटिकल यूट्यूबर बनाया। ये बात खुद राठी ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में मानी है। और सिर्फ अल जजीरा नहीं, द वीक मैगजीन ने 2020 में एक पूरी कवर स्टोरी की थी जिसमें राठी को उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के नेटवर्क में रखा गया था जिनका काम इनडायरेक्ट रूप से आपकी मदद करना है। और इस स्टोरी में खुद आपके आईटी डिपार्टमेंट के हेड अंकित लाल ने इस तरह के काम की वैल्यू को एक्नॉलेज किया था। अब सोचिए, एक जज आपके राजनीतिक ओपोनेंट्स के फेवर में फैसले देती है और उस जज पर सवाल उठाने वाला एक कमेंटेटर जो आपके साथ आइडियोलॉजिकली अलाइंड है, जिसकी करियर ही आपके एक मुद्दे से शुरू हुई और जिसे आपके अपने आईटी हेड ने वैल्यूएबल बताया। क्या ये न्यूट्रल जर्नलिज्म है? क्या आपको ये बताया गया कि आप एक साइड का आर्ग्यूमेंट सुन रहे हैं? नहीं बताया गया। राठी अपनी वीडियो में न्यूट्रल बनकर बैठते हैं, एक आम नागरिक की तरह, एक अनबायस्ड जर्नलिस्ट की तरह, जबकि सच ये है कि वो एक साइड के, एक पार्टी के, एक राजनीतिक खेमे के कमेंटेटर हैं। और ये बात उन्होंने आपसे छुपाई है। एक साइड का आर्ग्यूमेंट सुनने में कुछ गलत नहीं है, बशर्ते आपको यही बताया जाए कि आप एक साइड का आर्ग्यूमेंट सुन रहे हैं। दोस्तों, सच ये है, भारत में बायस का कानूनी टेस्ट ये नहीं है कि जज किस विचारधारा से जुड़ा है या उसके बच्चे क्या करते हैं या वो किस सेमिनार में गया। टेस्ट ये है कि क्या उस जज का उस केस में व्यक्तिगत हित है। बस यही। अगर राठी का स्टैंडर्ड मान लिया जाए तो भारत में कोई जज किसी राजनीतिक केस में बैठ ही नहीं सकता।
क्योंकि हर जज की कोई ना कोई कनेक्शन होगी, कोई फैमिली होगी, कोई सेमिनार होगा। ये न्याय का स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि ये पंगु बना देने का तरीका है। अगर आपको किसी ऑर्डर से शिकायत है, कानून ने आपको रास्ता दिया है, अपील कीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन जज को ही सोशल मीडिया ट्रायल में घसीटना ये न्याय नहीं है, ये दबाव है। और आखिर में याद रखिए, 4 नाम पिल्लई, राहुल गांधी, राहुल मेहरा और राठी का खुद का पॉलिटिकल परिचय, चारों ऐसी बातें जो उनकी वीडियो में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं थी। जब कोई जर्नलिस्ट 4 बातें छुपाए तो उसके आरोप जर्नलिज्म नहीं, नैरेटिव बन जाते हैं। तारीखें झूठ नहीं बोलती और न्याय की कसौटी विचारधारा नहीं, कानून है। धन्यवाद।